हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। किसके साथ पढ़ने वाले हो? यूजीआर मैम के साथ। तो यूजीआर मैम आपके लिए लेकर आए हैं आज फिर से एक नया टॉपिक आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है, क्या नाम है चैनल का? फटाफट से रिपीट कर दो। दैट इज, क्या नाम है? उन्नति। तो उन्नति, जिसका टैग आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो चैनल के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके मैं जो सारे सब टॉपिक से आपको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसका आज आखिरी टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइफ प्रोसेस के अंदर ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां पर आप वापस से इसे ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सारे सब टॉपिक्स को। देन साथ में इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप आईजेएसओ की बात करें या एनटीएससी की बात करें, इवन अगर आप केवीपीवाई की बात करें, तो वहां पर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे इससे पुट अप होते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने के लिए यूजीआर मैम आपके साथ है। तो सबसे पहले मेरे बारे में डिटेल। तो मेरा नाम है उर्वशी गौर राठौर। मुझे सब बच्चे यूजीआर मैम के नाम से जानते हैं, तो आप भी मुझे वही बुला सकते हैं। आई एम बीएससी एमएससी सीएसआर नेट जीआरएफ क्वालिफाइड इन लाइफ साइंसेज। मैं पिछले 7 साल से बच्चों को नीट बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मैं नीट पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके लिए एक्सपर्ट सीरीज लेकर आई हूँ फॉर दी एनटीएससी एस्पिरेंट्स। साथ ही साथ मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे कोटा वाली दीदू भी बुलाते हैं। तो मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। करंटली आई एम एचओडी ऑफ बायोलॉजी एट बंसल क्लासेस कोटा। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है एंड पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन टीचिंग से भी एसोसिएटेड हूँ। तो ये तो हुई आपकी यूजीआर मैम के बारे में डिटेल। आगे चलते हैं। मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड या जो भी टॉपिक मैंने अभी तक इस चैनल पे पढ़ाए हैं, इन सब की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकती है उन्नति चैनल के टेलीग्राम पर। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको बता ही दिया। इवन आप मुझे फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो उन्नति का जो फेसबुक पेज है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम आपका अपना चैनल दैट इज उन्नति, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो शुरू किया जाए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, फटाफट से सबसे पहले हम उस बारे में ब्रीफिंग कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। मैं आप लोगों को टॉपिक क्या पढ़ा रही हूँ? लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं? हमने बात कर ली है अबाउट दी न्यूट्रिशन। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। और न्यूट्रिशन के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन एनिमल्स, पूरे टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर लिया है। सेकंड, मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, प्लांट्स में टाइप ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी इन सब वीडियोस को चेक नहीं किया है, तो गो एंड जॉय इनको, जो भी मैंने अभी तक लेक्चर्स डाले हैं इन सबको जाके चेक करो, ताकि तुम्हारा लाइफ प्रोसेस में जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसमें हमने बात की थी अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है? ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का एरियल पार्ट से लॉस होना, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। एनिमल्स के अंदर हमने इसी टॉपिक को किस हेडिंग के अंदर पढ़ा? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ऑफ सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। और मैंने आपको इसी के बाद टॉपिक पढ़ाया है रेस्पिरेशन। प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में इन टॉपिक्स में बात की है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं इसे रफ कर देती हूँ, यहाँ से बाकी लिखे रहने देते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सक्रीशन क्या होता है, इस प्रोसेस का मतलब क्या है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये नोट्स मैं बहुत अच्छे लेकर आई हूँ, मैंने आपको बता दिया, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं आपको सारे नोट्स को यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगी।
ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो बच्चों, एक्सक्रीशन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था, एनिमल्स के केस में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन समझाया था, वही हमने एक पॉइंट पे बात की थी, इजेशन, कि एनिमल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एनिमल्स के अंदर देयर इज इजेशन, और इजेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्लियर किया था, रिमूवल ऑफ द वेस्ट। तो जब ऑर्गेनिज्म क्या रिमूव करे? वेस्ट रिमूव करे या अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो मैंने आपको क्लियर किया था, वेस्ट का मतलब है वहां पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो सब कुछ जो एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो सब कुछ जो कि अब वहां पर डाइजेस्ट ना होकर और एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, उसे बॉडी में रखने का कोई सेंस नहीं है। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से इजेक्ट आउट करना इजेशन कहलाता है। जबकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनने वाले प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो सबस्ट्रेट था जो कि बॉडी ने अपनाया नहीं, बॉडी ने यूज अप नहीं किया, उसको हमने इजेक्ट कर दिया। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस जिसमें वेस्ट को रिमूव किया जाता है, वो वेस्ट जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है। मतलब ये सारी की सारी क्या है बच्चे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हम ब्रेक डाउन करेंगे फूड का, जैसे प्रोटीन को ब्रेक किया तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, टेक्निकली रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जब ग्लूकोज को या फूड को ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक कहलाएगा, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक कहलाएगा। याद है सब लोगों को? होप तुम सबको सारे पॉइंट्स याद हो जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। अगर नहीं वीडियो देखा है तो जाकर उसे पहले चेक कर लो, यहीं पर तुम्हें प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एनटीएससी के नाम से, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज कल परसों हमेशा वो वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। सो एक्सक्रीशन क्या है? जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, excretion is the process by which the waste product produced during the metabolic activity is removed from the body। क्या किया जाता है? मेटाबॉलिज्म, वाइटल फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। इट कैन बी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन प्रोसेस दोनों हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिन्हें कहा जाता है, इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स आइदर दे कैन बी यूजफुल फॉर द बॉडी और आर वेस्ट फॉर द बॉडी। वेस्ट नेचर में टॉक्सिक भी हो सकते हैं, और वेस्ट को बॉडी स्टोर करके क्यों रखे? हमारे घर में या हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल होता है, मैटर होता है, मटेरियल जो भी बोलो, वो जो कि यूज अप नहीं हो रहा, उसे हम क्या कर देते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। वेस्ट जो हम खा पाते हैं उसको हम खा लेते हैं, जो बचा हुआ मटेरियल होता है, पील ऑफ वगैरह जो भी होंगे, उन सबको वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी कभी भी वेस्ट बॉडी में नहीं रखेगी। और ये क्राइटेरिया सिर्फ मल्टी सेलुलर या ह्यूमंस के ऊपर फिट नहीं होता, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। फिर वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव बाय द सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में मैंने आपको समझाया ना, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उस पर सर्कल लगा लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सेल क्या करता है? वेस्ट का रिमूवल करता है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। आप सब डिफ्यूजन जानते हैं, मूवमेंट फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी लो कंसंट्रेशन। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। यहाँ पर वेस्ट की बात करो तो डिसॉल्व मटेरियल जो कुछ भी होगा वो बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव किया जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट, जहां पर एटीपी देनी नहीं पड़ेगी। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है थ्रू दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। हमें पता है सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू से क्या फॉर्म होते हैं? ऑर्गन। क्लियर हुआ? तो ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल भी मिल सकता है, टिश्यू लेवल भी मिल सकता है, और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर मल्टी सेलुलर के अंदर भी ऑर्गन लेवल सिस्टम वहां पर मिले, बट स्टिल
यूनिसेलुलर से कंपेयर किया जाए तो वो कंपैरेटिवली कैसे होंगे, थोड़े एडवांस होंगे। तो उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, आप ऑर्गन ना लिखना चाहो कि मैम हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन नहीं होता, कोई बात नहीं, तुम वर्ड स्ट्रक्चर याद रख लो कि किसी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से क्या किया जाता है, वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर ऑर्गेनिज्म में होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकता है उसके केस में एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वहां पर फॉर श्योर होना ही होना है। क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन समझ में आया। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं एक्सक्रीशन में, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है भूलना नहीं है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड इवन वो भी मल्टी सेलुलर है, तो इनके केस के अंदर भी एक्सक्रीशन होगा, हम एनिमल के केस के अंदर भी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। बट मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन टॉपिक को छोड़कर बाकी किया जाए, प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन की बात की जाए या फिर हम एक्सक्रीशन की बात करें, इवन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। पर एक्सक्रीशन की बात करो या रेस्पिरेशन की बात करो, प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होते। याद है आप लोगों को, मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, नहीं वीडियो देखा तो जाके देखो कि व्हाई प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे ही एक्सक्रीशन की बात की जाए तो अगर एनिमल से कंपेयर किया जाए तो प्लांट्स के पास वेल डेवलप्ड excretory system available नहीं होता है, so they do not have a well developed excretory system जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या किया जा सकता हो, बॉडी से रिमूव किया जा सकता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। एक सिंपल सी बात समझो, हमारे लिए बॉडी में बहुत कुछ वेस्ट है, बट प्लांट्स के केस में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या प्लांट्स के पास 90% स्पेस जो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर 90% स्पेस कौन कवर करके रखता है? The 90% स्पेस इज कवर्ड बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल का काम होता है सेल सैप को स्टोर करना, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि एट द मोमेंट प्लांट के यूज में नहीं आ रहे हैं उन सबको यहाँ पे स्टोर करना। प्लांट से एनिमल्स को कंपेयर किया जाए, मतलब हम खुद को कंपेयर करें तो हमारे अंदर वैक्यूल या तो एब्सेंट हो सकते हैं या फिर स्मॉलर इन साइज होते हैं, तो इसका मतलब हम बहुत कुछ बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। और सोचो प्लांट अगर स्टोर ना कर कर सबको बाहर वेस्ट के तौर पर रिलीज कर दिया होता तो फिर हमें इतने सारे प्लांट प्रोडक्ट्स कैसे मिल रहे होते? तो सब कुछ जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, प्राइमरी प्रोडक्ट फूड होता है, पर इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर देयर, जैसे कि गम बात करो, टैनिन बात करो, लैटेक्स बात करो, पल्प की बात करो, मतलब जिससे पेपर का फॉर्मेशन होता है, तो इन सब से ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। प्लांट के लिए वेस्ट हो सकते हैं बट ये सब कुछ हमारे लिए वेस्ट नहीं होते हैं। तो सुने इसे आगे। सो देयरफॉर प्लांट्स के केस में डिफरेंट एक्सक्रीशन मोड को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर किसी चीज को रिमूव करने के दौरान कुछ चीजों को एक्सचेंज कर लेता है। तो प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल के रिमूवल की जगह पर हम एक्सचेंज ऑफर की बात करते हैं, ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है, ये तो मुझे फेंकना ही है। आजकल OLX चल रहा है ना, याद है? तो जो कुछ भी तुम्हारे काम का ना हो तो चलो इसको बेच देते हैं OLX के ऊपर, है ना, या फिर एक्सचेंज ऑफर चला लेते हैं, किसी और का कोई मटेरियल पसंद आ गया, किसी और को तुम्हारा पसंद आ गया, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो प्लांट भी कुछ ऐसे ही है, नेचुरल OLX की तरह काम कर रहे हैं वहां पे। सो द गैसियस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्या प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियरली याद हो कि रेस्पिरेशन के दौरान तो प्लांट्स अपनी बॉडी में अंदर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या देते हैं? O2। जबकि उल्टी बात की जाए कि जब होगा फोटोसिंथेसिस तो प्लांट बाहर देंगे O2 और अंदर क्या लेंगे? CO2। क्या क्लियर हुआ? मैंने उसको भी वैसे लिख दिया था, तो एरो उल्टा बना देती हूँ ताकि तुमको याद रहे। ओके, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या करेगा? मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि रेस्पिरेशन के दौरान तो प्लांट्स क्या करते हैं?
प्लांट्स बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। किसके दौरान, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। पर जब बात की जाए किसकी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में लेके फिक्स किया जाता है बाय दी प्लांट्स, और ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, उसके दौरान इसे किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस डिफ्यूजेस थ्रू दी स्टोमेटा, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन सा मौजूद होता है, उसे स्टोमेटा कहते हैं, जो कहाँ पर मौजूद है, लीव्स के अंदर। मैं स्टोमेटा का डिटेल स्ट्रक्चर आपको फोटोसिंथेसिस में समझा चुकी हूँ, डोंट वरी, आज फिर से मैं एक बार उसका ब्रीफिंग कर दूंगी। ओके, एंड इसी के साथ साथ मैंने रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाया था कि स्टोमेटा तो लिविंग सेल्स में अवेलेबल होते हैं, कुछ डेड सेल पोर्स भी होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं, जैसे कि बाग के एरिया में उसे लेंटिकल्स कहा जाता है, डेड सेल पोर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, डेड सेल पोर्स बोला जाता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर भी यहाँ से प्लांट्स रिमूव करते हैं, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो इट कैन बी लॉस्ट फ्रॉम द स्टोमेटा आउटर सरफेस ऑफ द स्टेम फ्रूट्स थ्रू आउट द डे, एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। और मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते वक्त बताया था कि दिस इज अ नेसेसरी इवल, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से ही एक कंटिन्यूअस वाटर का कॉलम या चैनल मेंटेन हो पाता है। मीजोफिल सेल्स को या लीफ सेल्स को कंटिन्यूअस वाटर की रूट्स के थ्रू सप्लाई हो पाती है, जबकि काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, तो वाटर विल बी कमिंग फ्रॉम दी रूट्स, लेकर कौन आएगा, जाइलम, पहुंचाएगा कहाँ, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपीरेशन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से ही बॉडी का या प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या हो पाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो वहां पे लॉस ऑफ वाटर होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, जिससे टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। क्लियर, तो याद रखना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं एनटीएससी के लिए, कि जो शेडिंग लीव्स होती हैं, मतलब कौन सी लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, इन लीव्स के अंदर भी क्या स्टोर किया जा सकता है, वेस्ट, जो कि इनके शेड होने के दौरान इनके साथ ही रिमूव हो जाएगा। कुछ और मटेरियल मौजूद होता है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि रेजिन्स, सैप, सेल सैप, latex is there, air flows from the interior part and absorbs forces of the cell part cell। तो मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ मटेरियल, इन सब मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी प्लांट्स क्या करते हैं, आइदर बाहर की तरफ क्या कर सकते हैं, सिक्रीट कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं मटेरियल को, substances into the soil around them। कहाँ पे सिक्रीट कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, अपने आसपास की सॉइल के अंदर। तुमने देखा है बाक होती है, उसमें से भी पल्प वगैरह निकलता हुआ, रिलीज होता हुआ नजर आता है। तो प्लांट अपनी आउटर सरफेस से इन्हें क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। कैसे, सब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का कैसे होता है, तो होता कहाँ कहाँ से, मैंने आपको वो बताया, होता कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स के पास, जैसे मैंने अभी बताया, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन मौजूद नहीं होते हैं, इसी वजह से इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता। तो दे डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म टू कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट और थ्रू देयर वेस्ट प्रोडक्ट। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड यहाँ पर फंक्शनिंग मौजूद नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ये, ओल्ड लीव से, मैंने अभी बताया ओल्ड लीव से भी क्या हो सकता है, वेस्ट को रिमूव किया जा सकता है। तो जब वो पत्तियां झड़ेंगी, उनकी शेडिंग होगी, वो फॉल ऑफ करेंगी एट द सीजन ऑफ द ऑटम, ऑटम सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सारी पुरानी पत्तियां वहां पे झड़ जाती हैं और नई वाली ग्रीन वाली स्मॉल स्मॉल ब्यूटीफुल वाली शाइनी शाइनी सी लीफ वहां पर आ जाती है। तो इन दैट केस इसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, वेस्ट को रिमूव किया जा सकता है। इसी के साथ ओल्ड जाइलम की बात की जाए, ओल्ड जाइलम की बात, मतलब जाइलम क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, जिसके थ्रू वाटर को रिमूव किया जाता है, यूं बोलो वाटर को रिमूव नहीं, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जाइलम भी यहाँ पर वेस्ट रिमूवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि रेजिन्स, गम, टैनिन्स, वही सबको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, मतलब
सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से, बट इसके अलावा भी प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें डिपॉजिट कर दिया जाता है ओल्ड जाइलम के अंदर, हमें पता है जाइलम आउटर सरफेस पर होता है, और इन्हें ये धीरे धीरे जो जाइलम होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो बाहर की तरफ जाइलम मौजूद है ट्री में, ये काम करना बंद कर दिए, धीरे धीरे इसके अंदर कलेक्शन होने लग जाएगा वेस्ट मटेरियल का, ये ओल्ड हो जाएगी एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू जाइलम। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पुरानी होती जाती है, और इसी बेसिस पर किस तरह से बनी है और किस तरह से काम करती है, एक एग्जांपल दिया जा सकता है इसका, हार्टवुड। क्या दिया जा सकता है, हार्टवुड, इट्स अ टाइप ऑफ वुड जो कि यहाँ पर फर्नीचर वगैरह बनाने के काम में भी आती है। तो इस वुड की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर रेजिस्टेंट होती है, बढ़िया तरह से ये फर्नीचर बनाने के काम आ सकती है, एंटी बैक्टीरियल वगैरह, मतलब इसके ऊपर कीड़े वगैरह जंक वगैरह नहीं, वो नहीं लगता है, तो इन दैट केस इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये सब कुछ वहां पे वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और बात करते हैं क्या क्या और यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक काम करते हैं इनकी नंबरिंग कर देते हैं, तो हमको याद रहेगा कि कितने कितने को कौन कौन से पॉइंट्स को हमें यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले ओल्ड लीफ से किया जा सकता है, सेकेंड ओल्ड जाइलम से, तीसरा देखो यहाँ पर बोरा लीकिंग जो होती है बाक से, तो बाक के अंदर भी कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स, टैनिन वगैरह देखा ना, बाग से निकलता वो पल्प निकलता हुआ या फिर कुछ ऐसा स्टिक्की स्टिक्की मटेरियल निकलता हुआ, तो सब कुछ वही है टैनिन्स। पर हर प्लांट सेम मैकेनिज्म यूज नहीं करता, हर प्लांट के अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। तो टैनिन एंड दी अदर वेस्ट बार्क में डिपोजिट किए जाते हैं, एंड अल्टीमेटली टैनिन्स आर दी रॉ मटेरियल जिन्हें क्या डाई बनाने में, इंक बनाने में यूटिलाइज किया जाता है, तो इन्हें बाग के थ्रू क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, वैक्यूल, हमें पता है 90% ऑफ द स्पेस इन द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, तो वैक्यूल को भी यूटिलाइज किया जा सकता है क्या करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। They are unable to influence the work of the cytoplasm due to the presence of the selectively permeability membrane। हमें पता है जो वैक्यूल होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, एंड टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ ही मटेरियल को ये अंदर मतलब एंडोसाइटोसिस होना और एक्सोसाइटोसिस होना मतलब बाहर रिमूव करना अलाउ करेगी, सबको नहीं करेगी, तो अच्छी तरह से स्टोर की तरह काम कर सकती है। अगला रूट, हमें पता है रूट्स के थ्रू भी लीकिंग होती है, सॉइल में आसपास मिनरल्स की लीकिंग भी देखी जाती है, तो वेस्ट मटेरियल को रूट के रीजन से भी, जैसे रूट हेयर्स हो गए, वहां से भी क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड की बात कर ले, इनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। बॉडी क्या करती है, जैसे अभी मैं हमारी बॉडी की बात करूंगी कि बॉडी में बनता है यूरिया, और यूरिया के अंदर पानी को मिलाकर उसे क्या किया जाता है, थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाता है, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हर जगह पर ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उस बेसिस पर ही डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स, हम ही बात करेंगे अमीनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का सिक्रीशन करने वाले, यूरिक एसिड का सिक्रीशन करने वाले यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक होते हैं, देन वी हैव द यूरियोटेलिक, तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, तो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वो किस तरह का मटेरियल वहां पे एक्सक्रीट करते हैं, तो अलग अलग मटेरियल हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड जो नेचर के अंदर ज्यादा टॉक्सिक होती है, उसे कैल्शियम ऑक्सलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जैसे क्रिस्टलाइज इनटू द नीडल, पिन, स्टार एंड क्रिस्टल सैंड, एक्सेस ऑफ द कैल्शियम प्रेसिपिटेट कर जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर। एक और इम्पोर्टेंट जहां से एनटीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, सॉल्ट ग्लैंड से, दे एक्सक्रीट द एक्सेस सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हैबिटेट, जैसे कि कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। हम बात कर सकते हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में, हाइड्रोफाइट्स के केस की भी बात कर सकते हो, हाइड्रोफाइट्स के अलावा हम हेलोफाइट्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बेटा। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, पानी में मिलने वाले प्लांट्स, और हेलोफाइट्स सॉल्टी वाटर में मिलने वाले प्लांट्स। तो यहाँ पर भी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम हेथोइड्स कहते हैं, दीज फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इनके थ्रू भी क्या किया जाएगा, वाटर का मतलब सॉल्ट का
क्या किया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? इस पॉइंट को आपको टॉइट से क्वेश्चन आया हुआ है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, स्टार मार्क करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्लियर हो गया? तो स्पेशलाइज सेल्स मौजूद है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, हेट्रोसेल्स कहा जाता है। वैसे यहाँ पर स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। क्लियर? तो एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं हम, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन अ लीफ। कैसे होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, कैसे बाहर रिमूव किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिया जाता है। तो शुरू में तुम लोगों को पढ़ना शुरू करना है यहाँ से, स्टोमा से, जिसे आप स्टोमेटा भी बोलते हो। तो हमें पता है देयर आर प्रेजेंस ऑफ, ये कौन से सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर, मीजोफिल सेल्स टोटल। तो ये रहे पैलिसेड मीजोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो यहाँ पे जो ये कॉल्यूमनर शेप के बिना इंटरसेलुलर स्पेस के सेल्स अपर सरफेस पे मौजूद है वो है पैलिसेड सेल्स, और नीचे हमारे पास स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जिनके बीच में स्पेस होती है, ये एयर गैप्स मौजूद होते हैं जिस वजह से स्पॉन्जी होते हैं। ये रहे, इनमें एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। ये आपका अपर एपिडर्मिस जहाँ पे क्यूटिकल मिलता है, एंड लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस पर आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन दैट बेसिस ऑल्सो कि आपको जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पे देखने को मिलता है या सिंगल सरफेस पे देखने को मिलता है। लीफ दो तरह की हो जाती है, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। डाइकॉट प्लांट्स के केस के अंदर एक तरफ मिलती है, जबकि मोनोकॉट के केस के अंदर ये दोनों सरफेस पर अवेलेबल हो पाती है। ओके, तो यहाँ सुनो, स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका काम होता है एक पोर को गार्ड करने का, जिसे क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के थ्रू ही क्या हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप यहाँ पे CO2 को अंदर एंटर होते हुए देख रहे हो, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या की जाएगी, रिमूव की जाएगी। और ये ऑक्सीजन बनी कहाँ पर है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन बनती कहाँ पर है। तो स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट, सही है। क्लोरोप्लास्ट के पास मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड्स, और थाइलाकॉइड्स के अंदर मौजूद होता है उसका स्पेस, जिसे कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन में होता है पानी का ब्रेकडाउन, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइसिस। और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किधर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ। कब, जब स्टोमेटा यहाँ पर डिफ्यूजन करेगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। क्लियर? चलिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया अबाउट दी प्लांट, की प्लांट्स की केस के अंदर कैसे कैसे क्या हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो पाता है। तो मेजर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, एक आपको स्टोमेटा याद रखना है, दूसरा यहाँ पर हमें याद रखना है लेंटिकल्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया बार्क से भी रिमूव किया जा सकता है, एंड इवन अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन दी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, एक्सक्रीशन के लिए। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा डिटेल में हमें स्टडी करना है, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द केस ऑफ ह्यूमंस। तो मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर अभी, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म हो पाता है। एम आई क्लियर? शुरू किया जाए। चलिए, तो फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म हो पाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है, हमारे पास मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास क्या मिल रहे हैं, वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स मिल रहे हैं। क्लियर? और इन ऑर्गन्स के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्राइमरी एक्सक्रीटरी, कुछ ऑर्गन नहीं, एक ही ऑर्गन है जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, और कुछ हमारे पास मौजूद होते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो प्राइमरी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड एसेसरी। किडनी हमारे लिए क्या हो जाती है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जबकि एसेसरी की बात करें तो हमारी स्किन एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हमें पता है स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द स्किन, ये किसकी तरह काम करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। इसी के साथ साथ हम बोले लंग्स के थ्रू भी क्या हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो पाता है।
तो ऐसे हमारे पास क्या मौजूद है, एनएस हमारे पास मौजूद है, जिसके थ्रू भी अनडाइजेस्टेड वेट को हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। सो ह्यूमंस के केस में एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन का फॉर्मेशन यूं बोल सकते हो, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं और अमाइनो एसिड जब ब्रेक होते हैं तो इनसे भी किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइनो एसिड्स में लिख देती हूँ, से भी किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कैसा वेस्ट है? याद रखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है, दे आर नॉट अनडाइजेस्टेड वन। इसके लिए कौन कौन से याद रखने हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था अमोनिया सिक्रीट करने वाले अमोनोटेलिक कहलाएंगे, यूरिया सिक्रीट करने वाले यूरियाटेलिक कहलाएंगे, और यूरिक एसिड सिक्रीट करने वाले यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। इनको आपको याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइवर्स होता है, ऑल nearly all produces the urine in the process that involve the several step, और अल्टीमेटली हमें यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करवाना है? यूरिन का फॉर्मेशन करवाना है। तो ऑर्गन कौन कौन से मौजूद है पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड ऑर्गन होता है। इसी से जुड़े हुए हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास मौजूद होता है यूरेटर और मौजूद होता है यूरेथ्रा। तो दीज आर ऑल्सो फाउंड देयर। क्लियर हो गई वाली बात? तो हमारे पास दोनों पाइप देखो, इन्होंने एक एक को बना रखा है। यहाँ पे यूरेटर मौजूद होता है, यूरेथ्रा मौजूद होता है, और साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर टेम्पररी स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो दैट इज फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स जो मौजूद होती हैं, अब यूं बात करेंगे कि स्पेसिफिकली पूरी यहाँ पर जो कुछ भी स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब हमें किसके बारे में बात करनी है? किडनीज के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो पाता है? चीजों का फिल्ट्रेशन हो पाता है। देन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पर बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, बट बॉडी के लिए वो वेस्ट नहीं है, तो उनका यहाँ पे क्या करवाना होगा? रीएब्जॉर्प्शन। तो इन्हें फंक्शंस के साथ साथ आप स्टेप्स भी बोल सकते हो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या स्टेप्स वहां पे अपनाए जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन होता है, excretory tubules collect the filtrate from the blood and water and solutes are forced by the blood pressure, selectively permeable होती है नेचर में, और अल्टीमेटली टिब्यूल्स के थ्रू क्या होता है? रिमूवल होता है। कैसे होता है अभी हम डिटेल में किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। रीएब्जॉर्प्शन, transportation epithelia reclaims the valuable substances from the filter and retain them back। तो पहले तो फिल्टर, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। किसको फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे? ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। ब्लड में से जो रिमूव करना है, जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है, उसे रिमूव किया जाएगा, जबकि जो काम का मटीरियल है उसे क्या किया जाएगा? रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। रीएब्सॉर्ब करके अदर सब्सटेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लडी फ्लूइड एंड एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। तो यहाँ पे सिक्रीशन किया जाएगा और मटीरियल का जो भी वेस्ट है, और उन्हें अल्टीमेटली बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो कैसे होता है, हम इस बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ दिस फंक्शन अकर्स। तो बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की, दे कंसिस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आर्टरीज आर देयर, वेन्स आर देयर एंड कैपिलरीज आर देयर। किसी भी स्ट्रक्चर के पास, किसी भी ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास जाकर किसी भी अच्छे मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को डंप करने वाली क्या होती है? कैपिलरीज होती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या मौजूद होता है? किडनी। दो जो स्ट्रक्चरल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन ऑर्गन या प्राइमरी ऑर्गन, उसे किडनी कहा जाता है। और इन किडनीज की, ये तुम्हारा एनटीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे, कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की? दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में बहुत सारे ऐसे फिल्टरिंग पाइप्स मौजूद है, फिल्टरिंग यूनिट्स मौजूद है, जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को फिल्टर करने का काम करेगी।
तो हमें क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। क्या मैम की बात क्लियर हो गई सब लोगों को? तो हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। The excretory activity of the kidney is changed by the specialized hormone that regulate the amount of absorption within the nephron. ये क्या करते हैं? तो the excretory activity of kidney की क्या है, जिसका काम है the excretory activity specialized hormone regulate करने का काम करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड भी मौजूद होता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या ग्लैंड का नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड के अलावा हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करता है, किडनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वहां से भी एक हार्मोन निकल कर आता है जिसका नाम एडीएच होता है, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर डाइल्यूशन करने के लिए, आप ये बोलो यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में किस किस को इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद हमारे पास मौजूद है यूरेटर, then we have the meatus, then we have urethra and we have the bladder, that is urinary bladder। ये सीरीज वाइज नहीं है, बस कौन कौन सा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है वो लिखा हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी की लोकेशन क्या है? तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारा, इसको आप क्या बोल सकते हो? दिस इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पहला पॉइंट ये, प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट सिस्टम क्यों लिखेंगे हम? ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दे आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहाँ लोकेटेड है? both the side of the spine between the thoracic and the lumbar vertebra। तो आपके पीछे की बात की जाए, स्पाइन थोरासिक कैविटी, हमारी जो पूरा का पूरा थोरासिक अपर पार्ट है, लंबर हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये पीछे की तरफ मौजूद होता है। अब ये भी कह सकते हो इसका लोकेशन लिवर की नीचे की तरफ है, ये भी कह सकते हो। सो ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द, वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी में एंटर होने वाला सिस्टम, मतलब कौन सा सिस्टम? ब्लड वेसल्स का सिस्टम। इसको आप किस वर्ड से रिप्रेजेंट करोगे? वर्ड यूज किया जाएगा रीनल। ठीक है, जैसे लिवर के लिए यूज किया जाता है वर्ड क्या? हिपेटिक। वैसे ही यहाँ पर किडनी के लिए यूज किया जाता है टर्म रीनल। तो ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज एंड लीव थ्रू द रीनल वेन्स। तो यहाँ पर किडनी में एंटर करने वाली कौन होती है? आर्टरी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी के अंदर मटेरियल को लेकर आती कौन है, तो किसी भी, सिंपल सा याद रखना है, मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, किसी भी ऑर्गन के पास आने वाली कौन होती है? आर्टरीज होती है। और किसी भी ऑर्गन से यहाँ से निकलने वाली कौन होती है? वेन्स। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कौन होती है? कैपिलरीज होती है। क्या मैम की बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किडनी से जो यहाँ पर ट्यूब्स निकलकर बाहर आती है, उन्हें क्या कहा जाता है? यूरेटर्स कहा जाता है। तो यूरेटर का काम होता है क्या करना? तो किडनी के बाद क्या पढ़ना है हमें? यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है यूरेटर। तो यूरेटर्स ये भी दोनों किडनी से निकल कर आएंगे, तो ये भी पेयर डक्ट हो गई। यहाँ पर जाकर ये अपना सारा का सारा, मतलब किडनी से सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल लेकर कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर के पास। किसके पास जाएंगी? यूरिनरी ब्लैडर के पास। और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर आगे क्या करेगा? इसे कुछ देर के लिए स्टोर करने का काम। ह्यूमंस के केस की बात की जाए, मेल्स के केस की बात की जाए, स्पेशलाइजली मैं बोल रही हूँ मेल के केस में, तो यहाँ पर स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ कॉमन साइट मेल के केस में जहाँ पे स्पर्म और यूरिन दोनों का स्टोरेज होगा। और अल्टीमेटली इस यूरिन को, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? होप आपको समझ में आ रहा हो। किडनी के अंदर एंटर करने वाली कौन होती है? रीनल आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकलने वाली कौन होती है? रीनल वेन्स। क्या लेकर जाती है? एक्सक्रीटरी मटेरियल। किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू लेकर कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में, और बॉडी के बाहर रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर? ओके, फ्लो देखो यहाँ पर,
तो यहाँ पर यूरिन का फ्लो क्या होता है, ये आपके एनटीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन आपके 10th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको याद रखना है कि यूरिन का फ्लो कैसे होता है। कितना ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पे बन रहा है। मैंने आपको बताया था, ये रही किडनी, कैप्सूल मौजूद है पूरा। किडनी के अंदर एंटर होने वाली, तो एरो यू लगा लो, रीनल आर्टरी, और किडनी से बाहर निकलने वाली रीनल वेन, यहाँ पर मौजूद है यूरेटर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जो यहाँ नहीं बन रहा है। अंदर का स्ट्रक्चर देते हैं। किडनी की बात की जाए तो किडनी का आउटर मोस्ट यहाँ पर जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, रीनल कॉर्टेक्स। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या मौजूद है, रीनल कैप्सूल। क्या स्ट्रक्चर मौजूद है, कंप्लीट रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल के अंदर वाला, मतलब हम बात करें किडनी को हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, तो कंप्लीट रीनल कैप्सूल इज देयर, किडनी कैप्सूल इज देयर, और अंदर मौजूद होता है रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला एरिया। अंदर कॉर्टेक्स से मिडिल, तो मिड वाला एरिया कहलाता है रीनल मेड्यूला। क्या कहलाता है, रीनल मेड्यूला। और इस रीनल मेड्यूला में ही मौजूद होते हैं क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो नेफ्रॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर एक्चुअली क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेटिंग यूनिट होती है, फिल्ट्रेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो रीएब्जॉर्प्शन की साइट होती है। क्लियर, ओके। और अंदर ये वाला होता है पेल्विक रीजन, इसको पेल्विक रीजन कहा जा सकता है। तो दिस इज द रीजन जहां से बाहर की तरफ रीनल जो यूरेटर होता है वो ओपन होकर क्या करता है, सारे के सारे वेस्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये पॉइंट जहां से सब यहाँ पर एंटर कर पा रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये रहा, और यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेते हैं। पहला एंटी, ये मैंने एनटीएससी की लाइन है, इस पॉइंट को आप एज इट इज यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि जो किडनीज होती हैं, दे फिल्टर अबाउट 700 लीटर ऑफ ब्लड पर डे इन एन एवरेज एडल्ट। एवरेज इन एन एडल्ट, एक एडल्ट के अंदर पर डे, नॉर्मल जो एडल्ट होता है, हेल्दी एडल्ट जो होता है, उसमें 1700 लीटर क्या किया जाता है, ब्लड को डेली फिल्टर किया जाता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम करी, बेचारियों पे कितना लोड पड़ता होगा, सही है ना। तो पार्ट्स की बात करते हैं इसी बात पे कि किडनी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहले पार्ट की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, द आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज द कॉर्टेक्स। तो आउटर, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे, इसको मैं क्या मार्क कर सकती हूँ, दिस इज द कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर जो पहला पार्ट मौजूद है, दैट इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन, बाहर का पोर्शन है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर वाला जहां पर मौजूद है हमारे पास क्या, नेफ्रॉन। क्लियर, तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली हम मेड्यूला के अंदर नेफ्रॉन ना बोले तो बेटर है, क्योंकि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी मैं समझाऊंगी। हम फिल्ट्रेट की बात करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे, वो टेक्निकली आकर पूरा का पूरा कहाँ जुड़ती है, मेड्यूला के अंदर। ये इनर सॉफ्ट पोर्शन होता है। और आउटर की बात की जाए, जहां से ये जो आर्टरी है वो एंटर कर पाती है, यूरेटर और वेन्स यहाँ से निकल पाती है, रीनल वेन यहाँ से निकल पाती है, उसे हाइलम कहा जाता है। दिस इज अ डिप्रेशन लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्केव साइड, ये कॉन्केव साइड हुई, यहाँ पर लोकेटेड है या बना हुआ है, of the kidney where the blood vessels, nerves and the ureter enter and exit the kidney. ब्लड वेसल्स यहाँ से एंटर करती है, नर्व्स यहाँ से एंटर करती है, यूरेटर यहाँ से एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से एंट्री और एग्जिस्ट का पॉइंट है ये। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो सेकेंड मार्क करो मेड्यूला को और थर्ड मार्क करो हाइलम को। आगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वो पार्ट है वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है दी फिल्टरिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कप स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है, जहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मौजूद है। ये स्ट्रक्चर किधर की तरफ मौजूद है, टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स साइड। तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। जबकि मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला में मौजूद होती है कलेक्टिंग डक्ट which carry the filtrate, मतलब filtrate substance towards the pelvis region। मैंने अभी आपको लिखवाया था पिछली साइड पे कि यहाँ पर पेल्विस रीजन मौजूद होता है, इस पेल्विस रीजन की तरफ क्या किया जाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव किया जाता है। क्लियर, पेल्विस रीजन,
तो हाइलम तो पॉइंट हुआ, इसके अंदर वाले रीजन को जो है मार्क नहीं कर रखा, आप लिख सकते हो, इसको थर्ड मार्क कर लो, बेटर रहेगा, दैट इज द पेल्विस रीजन, थर्ड, और इसे मार्क कर लो फोर्थ, ज्यादा बेटर साउंड करेगा ये। तो पेल्विस रीजन होलो कैविटी होती है जहां पे यूरिन एक्यूमुलेट्स एंड ड्रेन्स टुवर्ड्स द यूरेटर, तो यूरेटर इधर की तरफ आके जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गई तीनों पार्ट? तो याद कर लो फटाफट से। तो आउटर मोस्ट पार्ट तो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद कौन सा पार्ट मौजूद है? हम बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहे हैं, तो देयर विल बी मेड्यूला, और मेड्यूला से अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है? दैट विल बी दी पेल्विस। क्लियर हो गया? आगे चलो, नेफ्रॉन की बात करते हैं। टेक्निकली हमें नेफ्रॉन को ही यहाँ पर क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है। तो नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट को ही क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होने हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म होना है? फिल्ट्रेशन का। भूले ना कि जो मेजर फंक्शन परफॉर्म होना है किडनीज में वो है फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन का फंक्शन कहाँ परफॉर्म होता है? नेफ्रॉन्स के अंदर। क्लियर? नेफ्रॉन्स कहाँ लोकेटेड होती हैं? तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर नेफ्रॉन मेडुला में भी लिखा जा सकता है, पर बेटर आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, मैं ये ना लिखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हम ज्यादा बेटर ऐसे याद रखते हैं कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर लोकेटेड होंगे। और स्पेसिफिकली बता देती हूँ, नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स में मिलते हैं, एक्सेप्ट द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है वो कॉर्टेक्स के पार्ट में नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे किडनी बनी हुई है, मैं इस तरह से किडनी अगर बना दूं तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होगा कप स्ट्रक्चर, जो किधर मौजूद है? कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर मौजूद है। नीचे वाला स्ट्रक्चर यहाँ से अंदर की तरफ मूव कर फिर से बाहर की तरफ निकलेगा। तो इन दैट केस नेफ्रॉन मौजूद होते हैं रीनल कॉर्टेक्स में, दे डिसेंड इनटू द रीनल मेडुला। शुरू कहां से हो रहे? रीनल कॉर्टेक्स से, जाते किसकी तरफ है? रीनल मेडुला की तरफ। क्लियर हुआ? तो याद रखना कि रीनल कॉर्टेक्स में लूप ऑफ हेनले नहीं मिलता। अब ये लूप ऑफ हेनले क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर जो फिल्टरिंग यूनिट होती है उस कैप्सूल को क्या कहा जाता है? इसे फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन यूनिट। यहीं पर मौजूद है ग्लोम्युलस, फिल्टरिंग का जो काम करते हैं, छलनी जैसे सीव जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। ये रहा वो पार्ट। तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट हो गए? पहला पार्ट है रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो ये तो हो गया है कैप्सूल। तो अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये हो गया कैप्सूल। तो इसे क्या मार्क कर दूं? इसे मार्क कर दूं मैं बोमन कैप्सूल। ये हो गया वो स्ट्रक्चर, और यहीं पर ही अंदर मौजूद होंगी फिल्टरिंग यूनिट, जिन्हें क्या कहा जाएगा? जिन्हें कहा जाएगा ग्लोमेरुलस। इसको आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। क्लियर? और इनके पास मौजूद होते हैं कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा ये सीव की तरह, छलनी की तरह काम करती हैं। तो इनके पास मौजूद होते हैं स्पेशलाइज पोर्स, जिन्हें फेनेस्टर्स कहा जाता है। ये पोर इन द एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। इन पोर्स के थ्रू, जैसे छलनी है, सीव है, तो फिल्टरिंग यहाँ पे यूनिट है जिसके अंदर पोर मौजूद है। उन पोर के थ्रू, पोर साइज के बेसिस पर मटेरियल इनके बाहर और अंदर आ जा सकता है। पोडोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्पेशलाइज सेल्स जो यहाँ पर क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं। उन सेल्स का नाम क्या है? एनटीएससी का क्वेश्चन, मुझे ईयर याद भी, इसका ईयर भी याद था जो मैं भूल गई। 2016 और 17 ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है पोडोसाइट्स के ऊपर। कौन से स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं नेफ्रॉन में जिनका काम होता है एक्सक्रीशमा पर फिल्टरिंग करने का। और साथ ही साथ मौजूद है फिल्ट्रेशन स्लिट, स्लिट जिनके थ्रू मटेरियल का क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। किधर किया जाएगा? तो दो पार्ट नेफ्रॉन के। पहला पार्ट हो गया कॉर्पसल। कॉर्पसल टर्म किसे दिया जाता है बेटा? कॉर्पसल दूसरा टर्म दिया जाता है सेल को। तो रीनल सेल, रीनल कॉर्पसल मौजूद है। जैसे हम बोमन कॉर्पस, बोमन उसकी बात करते हैं हम ना, ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं, ब्लड सेल्स की बात करते हैं, वैसे। एंड रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल कौन सा पार्ट होता है?
तो रीनल टिब्यूल इज द सीरीज ऑफ सिंगल लेयर टिब्यूल्स। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा का पूरा ब्यूटीफुल सा पूरा फ्लो डायग्राम देखेंगे कि नेफ्रॉन में कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो इस रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद होता है, इट इज अ साइट। अच्छा, फिल्ट्रेशन कहाँ पर हुआ, कोई आपसे पूछे कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो फिल्ट्रेशन की साइट होती है यहाँ पर, फिल्ट्रेशन की साइट होती है कॉर्पसल बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस यहाँ पे मौजूद है। और रीएब्जॉर्प्शन की साइट क्या होती है, कहाँ पर चीजों को जो भी वेस्ट नहीं है जिन्हें स्टोर किया जा सकता है वो सब कुछ कहाँ पर मौजूद होते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, रीनल टिब्यूल वाले पार्ट में। इसके पास 3 स्ट्रक्चर मौजूद है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेंट ट्यूब जिसे पीसीटी कहा जाता है, देन वी हैव दी हेनले लूप, एक यू शेप का ट्यूब मौजूद है, एंड डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब जिन्हें डीसीटी कहा जाता है। तो पीसीटी एंड डीसीटी इज देयर, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग की भी वर्ड भी हम यूज करेंगे, असेंडिंग पीसीटी, डिसेंडिंग पीसीटी, देन वी हैव डीसीटी। सो किडनीज आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। अभी हमने बात किया कि किडनीज के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर। ब्लड एंटर द नेफ्रॉन, ब्लड एंटर किया नेफ्रॉन से, किसके थ्रू आएगा, तो किडनीज के अंदर मौजूद है, किडनी में, एक किडनी की बात कर लेते हैं, किडनी में मौजूद है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में क्या आता है, नेफ्रॉन में आया ब्लड फिल्टर होने के लिए, किसके थ्रू आएगा ब्लड, यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर के पास आने वाली आर्टरीज कहलाती है, तो रीनल आर्टरी से यहाँ पे ब्लड आएगा। इम्प्यूरिटीज को, वेयर द इम्प्यूरिटीज आर फिल्टर, नेफ्रॉन में क्या किया जाएगा, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर आउट किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली ने ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, जिसको अभी अपन ने नहीं पढ़ा यहाँ पे, हम लास्ट पार्ट मार्क कर सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि जहां से नेफ्रॉन के अंदर रीनल वेन्स यहाँ पर क्या करती हैं, जो कुछ भी प्यूरिफाई किया, जो कुछ भी काम का था, वो नेफ्रॉन से लेकर कौन जाएंगी, यहाँ से वेन्स लेकर जाएंगी, और जो कुछ भी वेस्ट होगा वो किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू यहाँ से बाहर की तरफ बॉडी से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर, ये रहा आपका डायग्राम, आप एनसीईआरटी में भी इसे देख सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या मार्क करना है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को क्या कहा जाता है साथ में, इन्हें कहा जाता है रीनल कॉर्पसल। ये वो पार्ट है जहां पर ये दोनों पे क्या होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आगे मौजूद है, हम बात कर रहे थे वेन्स और आर्टरीज के बारे में, आप एक टर्म यूज कर सकते हो, रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स। इस कॉर्पसल से इसके आसपास यहाँ पे फैलने वाली कौन सी होंगी, कैपिलरीज होंगी। तो इन कैपिलरीज का काम क्या होता है, इन कैपिलरीज का काम होता है, अगला पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, द नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा, मैं मार्क कर देती हूँ, दैट इज द टिब्यूलर पार्ट। कौन सा पार्ट है, टिब्यूलर पार्ट मौजूद है। कौन कौन सा टिब्यूलर पार्ट हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, दिस इज द पीसीटी, ये हो गई पीसीटी, दिस तरफ यहाँ पर हो जाएगी ये डिसेंडिंग पीसीटी, इधर की तरफ हम मार्क कर सकते हैं ऊपर की तरफ डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे मार्क की हुई है, ठीक है। और इन्हीं का स्ट्रक्चर पीसीटी के बीच में मौजूद है, द लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले। और टिब्यूलर पार्ट में सब कुछ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द रीएब्जॉर्प्शन, तो जो कुछ भी रीएब्जॉर्ब होगा उन्हें यहाँ से कैरी करने वाली कौन होती है, कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज का काम होता है, कैपिलरीज पूरी फैली हुई है, कहाँ पे फैली हुई है, इन टिब्यूलर पार्ट्स के वहां, ताकि ये यहाँ से क्या कर सके, रीनल कैपिलरीज मौजूद है, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिससे बॉडी बाहर वेस्ट नहीं करना चाहती, उनका वापस से क्या करवाना, रीएब्जॉर्प्शन करवाना, और जो वेस्ट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर स्टोर करके किधर की तरफ भेज दिया जाएगा, यूरेटर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। हम पढ़ते हैं फंक्शनिंग, कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे ये काम करता है। इधर देखो, सबसे पहले ग्लोमेरुलस की बात की जाए, दे आर द मास ऑफ द थिन वॉल्ड कैपिलरीज, मैंने कहा था छलनी की तरह होती है, सीव की तरह होती है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज है जिनके थ्रू मटेरियल क्या कर सकता है, पोर साइज के बेसिस पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये कहां पर मौजूद है, बोमन कैप्सूल में, इज अ डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर, proximal tube leads to the Bowman capsule to the Henle loop। अब यहाँ पर यूं बोल सकते हो कि बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के और इसके हेनले लूप के बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, पीसीटी, जो मैंने अभी आपको लिखा था, प्रॉक्सिमल टिब्यूल मौजूद है, टिब्यूलर पार्ट। लूप ऑफ हेनले,
एक लॉन्ग लूप होता है दैट एक्सटेंड्स इनटू द मेड्यूला, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये पॉइंट वही बता रही थी कि जो कॉर्टेक्स, जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है, बोमन कैप्सूल वाला पार्ट है, पीसीटी वाला पार्ट है, वो मौजूद है कॉर्टेक्स साइड में। किडनी की कौन सी साइड? कॉर्टेक्स साइड। जबकि लूप ऑफ हेनले, एक्सेप्ट लिखा हुआ था लूप ऑफ हेनले, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो एनटीएससी के लिए कि लूप ऑफ हेनले कहां पर मौजूद होता है? मेड्यूला में मौजूद होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर टिब्यूल आ गई, जो कि लूप ऑफ हेनले को यूं याद रखो, एक तरफ हो गया बोमन कैप्सूल, क्या हो गया? बोमन कैप्सूल इज देयर, एक तरफ हमारे पास हो गया लूप ऑफ हेनले, और एक तरफ हमारे पास मौजूद है क्या? कलेक्टिंग डक्ट मौजूद है, कलेक्टिंग डक्ट। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है पीसीटी और यहाँ पर मौजूद होगा डीसीटी, इसे आपको याद रखना है। Each nephron has its own supply of, ये भी एनटीएससी का क्वेश्चन है कि एक नेफ्रॉन के पास क्या क्या सप्लाई होती है। इसके पास खुद की आर्टरीज मौजूद है, रीनल आर्टरीज, इसके पास वेन्यूल मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती है। और ईच नेफ्रॉन रिलीजेस द फ्लूइड टू द कलेक्टिंग डक्ट विच लीड्स टू द यूरेटर। किधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है? यूरेटर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात सबको? इधर मैंने आपको बोला था कि एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, तो मोर देन लिखा हुआ है, आप मिलियंस ऑफ भी बोल सकते हो, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं किसके पास? किडनी के पास। अब यहां से शुरू हुआ, कैसे स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो की बात करते हैं। तो ब्लड फ्लोज थ्रू द रीनल आर्टरी, ब्लड, मेन ब्लड सिस्टम से, वेस्कुलर सिस्टम से ब्लड लेके यहाँ पे कौन आई? रीनल आर्टरी। अब तो रट गया होगा। यहाँ पर आगे की तरफ इसकी टिब्यूटरी जो होंगी उन्हें आर्ट्रियोल्स कहा जाएगा। तो रीनल आर्टरी, मेन आर्टरी से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरीज आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स किधर की तरफ जाएंगी? नेफ्रॉन की तरफ, और नेफ्रॉन में भी किसकी तरफ जाएंगी? कॉर्पसल की तरफ। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो ये एनकाउंटर करेंगी वो क्या होगा? रीनल कॉर्पसल। द ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। अब यहाँ पर रीनल कॉर्पसल में क्या मौजूद है? ग्लोम्युलस फिल्ट्रेट मौजूद है, ठीक है। ये क्या करेगा? ब्लड को यहाँ पे फिल्टर करेगा, एंड इज द फर्स्ट प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली प्लेस होती है जहाँ पे यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन शुरू होता है। बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, याद ना हो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क कर लेना कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर, तो लिवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इस यूरिया को बनाने वाली साइकिल लिवर के अंदर क्या कहलाती है? ऑर्निथिन साइकिल काम करती है यहाँ पे। अगर आपको साइकिल का नाम भी याद रखना हो तो दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल। इस यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट कहाँ किया जाता है? साइट विल बी किडनी। तो यहाँ पर हम यूरिया से क्या बनाने का काम कर रहे हैं? यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। सो ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस एट अ कांस्टेंट रेट, और धीरे धीरे आराम से कांस्टेंट रेट से यहाँ पे क्या होता रहेगा? ब्लड का मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। ईच कॉर्पसल इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। हर कॉर्पसल में क्या मौजूद है? तो यहाँ पर ये यूं बोलो कॉर्पसल, यूं बोलो ग्लोमेरुलस नॉट कॉर्पसल। ईच ग्लोमेरुलस के यहाँ पे बाहर की तरफ क्या मौजूद है? कैप्सूल मौजूद है, जिसका नाम क्या है? बोमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन पॉइंट है, जो फिल्टरिंग वहां पे ऐसे सीप्स मौजूद है, उन्हें कवर करके रखने का काम कौन करता है? बोमन कैप्सूल करता है। तो ब्लड देन पासिस थ्रू द रीनल टिब्यूल, कॉर्पसल से होता हुआ ब्लड किधर ट्रांसफर करेगा? रीनल टिब्यूल की तरफ। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप हो गया, ब्लड विल बी ट्रांसफर टू द रीनल टिब्यूल, एंड सब्सटेंसेस, जहां पे सब्सटेंसेस को क्या किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को, सम सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब, और कुछ को यहाँ से अल्टीमेटली जो नहीं चाहिए उसे यूरिन को वहां से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। ओके तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन किडनी में होता कैसे है? सो एज ब्लड ने नेफ्रॉन में एंटर किया आर्टरियोल्स के थ्रू, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर आउट किया जाता है और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। प्यूरिफाइड ब्लड नेफ्रॉन से निकलता है किसकी फॉर्म में? वेन्यूल्स की फॉर्म में। इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, हमने बहुत कुछ अभी पहले पढ़ लिया है। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन और दूसरा स्टेप रीअब्सॉर्प्शन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ब्लड कॉर्पसल होता है, कॉर्पसल, ब्लड कॉर्पसल बोलो यहाँ पर,
तो बोमन कैप्सूल बोल सकते हो और ग्लोमुलस बोल सकते हो, ब्लड कॉर्पसल नहीं। ओके, सो यहाँ पे ब्लड कॉर्पसल नहीं लिखे इसको, तो आप इसको क्या लिखते हो, रीनल कॉर्पसल। मुझे ब्लड कॉर्पसल याद आ रहा है, सो दैट इज द रीनल कॉर्पसल, जहां पर फिल्ट्रेशन होता है। और रीएब्जॉर्प्शन की साइड क्या होती है, दैट इज द रीनल टिब्यूल, जहां पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गई मैम की बात। चलिए, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, तो जो लिक्विड है उसे पास किया जाएगा, तो पहला स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन। तो लिक्विड को पास किसके थ्रू किया जाता है, ग्लोमुलस के थ्रू। तो जो वेस्ट को रिमूव करने के लिए इन फिल्टरिंग यूनिट से ब्लड को क्या किया जाएगा, मूव किया जाएगा। ग्लोमुलस होते क्या है, यहाँ पर इनकी डिटेल मिल जाएगी कि ये स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, टॉप ऑफ द नेफ्रॉन, कप शेप हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद, जैसे कि बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी इसे बनाकर दिखा दिया है, इस कप को ही बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। ओके, सो ब्लड को फ्लो किया जाता है बोमन कैप्सूल में। यहाँ पर क्या क्या फिल्टर किया जा रहा है, ब्लड में मौजूद क्या होगा बच्चों, वाटर मौजूद होगा, यूरिया मौजूद होगा, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड एंड वाइटामिन्स। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम्हारे एग्जाम के लिए कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कौन से मटेरियल को एक्सक्रीट यहाँ से किया जा रहा है, किडनी की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड एंड सम वाइटामिन्स। प्लाज्मा प्रोटीन, सेल, प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, ये मूव नहीं होते, ये ब्लड में ही मौजूद होते हैं। क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीएससी का क्वेश्चन, कि प्लाज्मा प्रोटीन, सेल्स और प्लेटलेट्स बाहर मूव क्यों नहीं करते। तो क्यों नहीं करते मतलब जाते क्यों नहीं है, फिल्टर यूनिट के थ्रू मूव क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। कैसा होता है इनका साइज, बड़ा होता है। सो दे आर टू लार्ज टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल, तो इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, ये ऊपर ही अटक जाएंगे, ऊपर अटक जाएंगे और वापस से मूव कर जाएंगे, नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। क्लियर हुआ। आगे, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन की साइड क्या होगी हमारे लिए, रीनल टिब्यूल। तो रीनल टिब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पे बोमन कैप्सूल बना हुआ है, तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन की यूनिट कैसी होती है, देखो ये रही फिल्टरिंग यूनिट यहाँ बनी हुई, ठीक है। इन फिल्टरिंग यूनिट के थ्रू क्या किया जा रहा है, ब्लड को एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल्स यहाँ पे मौजूद है, आने वाली यहाँ पर मौजूद होती है एफरेंट एंड जाने वाली इफरेंट, तो यहाँ पर इनके थ्रू मूवमेंट परफॉर्म होता है। सो प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज टेकन इनटू द वेसल्स, इसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। 99% ऑफ वाटर, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि 99% ऑफ वाटर बोमन कैप्सूल में एंटर हो जाता है, जिससे ब्लड में क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब। सोचो, किडनी से ज्यादा वाटर रिमूव हो जाए, 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो अगर पानी मुंह बाहर कर जाएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इस डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ही वाटर को एक्टिवली क्या कर लिया जाता है, रीएब्सॉर्ब। When the filtration drains in the collecting duct, most of the water and nutrients can be reabsorbed into the blood. और जब फिल्ट्रेशन को कलेक्टिंग डक्ट की तरफ ड्रेन किया जा रहा है, तो जो रीनल टिब्यूल है वहां पे बहुत कुछ मटेरियल को क्या कर लिया जाएगा, वापस से रिकलेक्ट कर लिया जाएगा। रिमेनिंग मटेरियल यूरिन को सॉरी नॉट यूरिया, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट। अगला एनटीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस यूरिन का कंसंट्रेशन मतलब वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किधर देखा जाता है, तो प्राइमरी यूरिन का कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेट करने का काम, कंसंट्रेटेड बनाने का काम लूप ऑफ हेनले में होता है। ये रहा वो लूप ऑफ हेनले। तो उस लूप ऑफ हेनले में क्या किया जा रहा है, उसे कंसंट्रेटेड बनाया जा रहा है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा के। ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट, लूप ऑफ हेनले वो सेशन होता है नेफ्रॉन टिब्यूल का जो वाटर को रीअब्सॉर्ब करके उसे कंजर्व करने का काम कर रहे हैं और यूरिन की वॉल्यूम को मिनिमाइज कर रहे हैं। मैं वही पॉइंट यहाँ पे लेकर आई हूँ जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, तो याद रखना लूप ऑफ हेनले बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिंग जो पीसीटी और डीसीटी है वो तो कनेक्ट करने का काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन वहां पर भी होगा, कुछ सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम वगैरह, ये जो भी क्लोरीन वगैरह, इनका रीअब्जॉर्प्शन वहां देखा जाएगा, पर वाटर का कंजर्वेशन करने का काम किसका है, लूप ऑफ हेनले का। As the kidney works, purified blood enter to the circulatory system और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। यूरिन को कहाँ स्टोर किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर,
और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव आउट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ये बात कर ली अपन ने किडनी में कैसे फंक्शनिंग होती है। यूरेटर्स की बात करते हैं। तो यूरेटर वो पाइप जो किडनी से निकल रहे हैं, 6 to 7 इंच के पाइप होते हैं अटैच टू द किडनी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, स्मूथ मसल्स, फाइब्रस मसल्स एंड दी मस्क्यूलर लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिसिस होता है, रिदमिक मूवमेंट। तो यहाँ पर मसल्स का, स्मूथ मसल्स का क्या देखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि यूरिन किधर की तरफ मूव कर सके, ब्लैडर की तरफ मूव कर सकते। ये आपके लिए पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि कहां पर पेरिस्टालिसिस होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, जिसकी वजह से यूरिन ईसोफेगस में होता था, याद है, ताकि स्टमक में फूड की एंट्री वहां पे पॉसिबल हो पाए। यहाँ पर सेम ऐसा है, इसके मूवमेंट की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, तो इट्स एन हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो यूरिन को स्टोर करेगा। यहाँ पर मौजूद होती है स्पिंचर। आपको पता है स्पिंचर्स क्या होती है, कंट्रोलिंग मसल्स मौजूद होती है, स्पिंचर्स मसल्स, जो कि यूरिन के रिमूवल को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम कर रही है। इसी वजह से हम हर टाइम यूरिनेट नहीं करते रहते हैं, हर वक्त मैच्योरेशन नहीं होता रहता, टाइम पर होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ पर वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म हो। 300 to 400 मिलीमीटर ऑफ यूरिन इट होल्ड्स, 300 से 400 मिलीमीटर यूरिन यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है एक बार में यूरिनरी ब्लैडर में, उसको खाली होने से पहले। वॉल्स कौन सी है, अगर टिश्यूज की बात की जाए, जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपको वो टॉपिक भी पढ़ा दूंगी कि कौन कौन से टिश्यू यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं, दैट स्ट्रेचेस, जिनकी वजह से इसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये 400 से भी ज्यादा मिलीलीटर से भी ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज कर सकता है। ओके, तो ट्राइगोम इज अ ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मिलता है इसके बेस पर, एक ट्रायंगुलर एरिया यहाँ पे मौजूद है ट्राइगोन, जहां पर क्या मौजूद है, जहां से यूरेटर एंटर करता है और यूरेथ्रा यहाँ से एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। मैंने आपको बताया था यहीं पर ही मौजूद है मेल के केस में प्रोस्टेट ग्लैंड, और यही वो जगह है यूरिनरी ब्लैडर वाली जहाँ स्पर्म को भी टेम्पररी बेसिस पर स्टोर कर लिया जाता है। यूरेथ्रा क्या होता है, तो a tube of the smooth muscles with a mucus lining that carries the urine from the bladder to the outside of the body। इसका काम क्या होता है, यूरिन को, स्मूथ मसल्स मौजूद है, म्यूकस की लाइनिंग मौजूद है, ताकि क्या किया जा सके, यहाँ पे रिमूव किया जा सके यूरिन को बॉडी के बाहर। कैसे करते हैं, फीमेल और मेल के केस में यूरेथ्रा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फीमेल के केस में छोटा है, तो 1.5 इंचेस का होता है और ओपन थ्रू दी मियाटिस। ये वो अलग अलग पॉइंट है, तो मियाटिस फीमेल्स में काउंट की जाती है, मेल्स में नहीं। मेल्स के केस में ये 8 इंच का लंबा होता है और 3 डिफरेंट एरिया से पास होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनस पोर्शन एंड बाहर का, जैसे कि फीमेल्स में मियाटिस, मेल्स में मौजूद होता है पेनिस। तो पेनिस के थ्रू क्या किया जाता है, इसलिए मैंने कहा था स्पर्म को और यूरिन को दोनों को एक्सक्रीट करने के लिए सिंगल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द केस ऑफ मेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लेना इन दोनों पॉइंट को कि क्या डिफरेंस होता है, लेंथ का डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। क्लियर? एक आखिरी पॉइंट जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज डायलाइसिस। अब ये डायलाइसिस क्या होता है, तो किसी केस के अंदर हमें पता है हमारे पास बॉडी में 2 किडनी मौजूद है, तो एक नॉर्मल पर्सन में 2 किडनी होती है, एंड अगर एक किडनी काम करना बंद कर दे तो स्टिल दूसरी किडनी, एक सिंगल किडनी के ऊपर ह्यूमन बीइंग आराम से नॉर्मल अपनी लाइफ को जी सकता है। पर अगर दोनों किडनी फेल हो जाए तो फिर एक आर्टिफिशियल सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। किसी डोनर की किडनी को लेकर बॉडी में क्या किया जा सकता है, वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। बट जब तक डोनर नहीं मिल रहा है या ऑपरेशन के लिए टाइम है, तो आप कुछ टाइम के लिए उस ह्यूमन को कहां पर रखना पड़ेगा, आर्टिफिशियली एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, उसे डायलाइसिस कहा जाता है। तो द ब्लड इज रिमूव्ड बाय अ ट्यूब एंड इज पंप्ड थ्रू द स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट एज अ नेफ्रॉन। तो एक स्पेशल ट्यूब के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सक्रीट ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, मूव किया जाता है, ताकि क्या हो सके, ब्लड से इंप्यूरिटीज को रिमूव किया जा सके। कैसे काम करता है, यहाँ पर ये जो ट्यूब है किसकी बनी हुई होती है बेटा, एक मटेरियल, उसका नाम है सेलोफेन।
तो ये ट्यूब यहाँ पर मैं अच्छे से क्लियरली लिख देती हूँ, ये राइटिंग यहाँ समझ में नहीं आएगी, कि जो डायलाइसिस के अंदर फिल्टरिंग यूनिट होती है, ये फिल्टरिंग यूनिट ये किसकी बनी हुई होती है, मटेरियल है सेलोफेन की बनी हुई होती है, ठीक है। सो स्मॉल स्मॉल पोर साइज होती है इसके अंदर भी। ये डायलाइसिस मशीन है, ये रही वेन्स और ये रही आर्टरीज। तो यहाँ से ब्लड लिया जाएगा आर्टरीज से, पंप किया जाएगा डायलाइसिस मशीन के अंदर, और यहाँ पर एक बॉटल के अंदर से कलेक्ट कर लिया जाएगा प्योर ब्लड को, जिसे वापस से यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, वेन्स के थ्रू बॉडी में वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं जो कि सॉल्ट और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करना अलाउ कर देते हैं। तो एक ट्यूब के अंदर तो फ्रेशली डायलाइज्ड फ्लूइड होगा, एक में यूज डायलाइज्ड फ्लूइड निकलेगा, और एक के अंदर यहाँ पर मौजूद है कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेशन का काम किया जा रहा है, इसको वापस हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी में एंटर करवाना है। तो वेस्ट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड इनटू द फ्लूइड फिल्ड चैम्बर एंड अलाउ द प्यूरिफाइड ब्लड टू री एंटर द बॉडी। तो यहाँ समझ में आया ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। आर्टरी से ब्लड किधर मूव करेगा, हमारे हाथ में मौजूद है, तो यहाँ पर मौजूद है वेन्स और आर्टरीज, जिनसे हम इम्प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी से निकाल लेंगे, किधर डालेंगे, डायलाइसिस मशीन के थ्रू। इसको वापस से आर्टिफिशियली बॉडी में क्या करवा दिया जाएगा, एंटर करवा दिया जाएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, ये काम कब कर रहे हैं, जब हो चुका है किडनी फेलियर। क्या मैम की बात क्लियर हो गई। तो ये था पॉइंट, डायलाइसिस किसकी बनी हुई होती है, डायलाइसिस मशीन सेलोफेन मटेरियल की, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। क्लियर। तो ये रहा आज का टॉपिक, मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, एक्सक्रीशन। आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके के थ्रू मुझे ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर मौजूद है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको भी बहुत सारे लाइक्स प्रोवाइड करें। थैंक यू आप सबको। मैं जल्दी आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। आप लोगों को इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक सबको यूजीआर मैम की तरफ से बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।